मीरापुर, वो पुराना गांव जहां सर्द शामें दिल को छू जाती है। आज भी ठंडी हवा में कांपते पेड़ों के बीच मोहन भैया की छोटी सी चाय की दुकान पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, आग की लौ में हाथ सेंकते हुए पुरानी बातें याद कर रहे हैं। कोई चाय का कप नहीं, बस बातें, सिर्फ बातें। मोहन भैया, तुम्हारी दुकान तो अब भी ठीक चल रही है, लेकिन पुराने दिनों की बात ही कुछ और थी। सर्द शाम को यह दुकान भर जाती थी, सब हंसते गप्पे लड़ाते। वो माहौल अब कहां है बेटा? सही कहा चाचा, अब तो ठंड बढ़ गई है, लोग घरों में घुस गए हैं, कोई आता भी नहीं कि दो बातें कर लें। तभी ठंडी हवा में दो साए दिखाई देते हैं, कन्हैया और सुंदर। दोनों काम से थके हुए दुकान की तरफ बढ़ते हैं। मोहन भैया, दो बातें कर लो यार, इस सर्द शाम में तुम्हारी दुकान पर बैठना ही अलग मजा है। क्या कहते हो सुंदर? हाँ हाँ, मोहन भैया की बातों में जादू है। बैठो। चाचा, आप भी यहां हो? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अरे बेटा, हम तो गरीब किसान हैं, सब्जी बेचकर गुजारा चलता है। बाजार खराब चल रहा है, पर क्या करें, जीवन तो चलता रहता है ना। बातें आगे बढ़ती हैं, सब एक दूसरे का दुख दर्द सुनते हैं। सुंदर थोड़ा परेशान लग रहा है। चाचा, सच बताऊं तो घर में थोड़ी परेशानी है, पैसे की तंगी। लेकिन आप लोग इतने अच्छे हो कि कहते भी नहीं बनता। अरे सुंदर भाई, चिंता मत करो, हम सब मिलकर देख लेंगे। गांव वाले हैं हम, जब तक साथ हैं, कोई अकेला नहीं। हाँ बेटा, मोहन भैया ठीक कह रहा है। जब तुम्हारा काम संभल जाएगा तब लौटा देना। अब सुनो, तुम लोग कुछ डरावनी कहानी सुनना चाहते हो? हाँ चाचा, सर्द रात में आपकी पुरानी कहानियां, इसका तो अलग ही रोमांच है। इसका तो अलग ही रोमांच है। ठीक है, तो सुनो। बहुत साल पहले, जब मैं जवानी में शहर के दफ्तर में काम करता था, मेरा एक दोस्त था नाथू। हम दोनों साथ हंसते मजाक करते, लेकिन अचानक नाथू गायब हो गया। एक हफ्ते बाद पता चला वो इस दुनिया में नहीं रहा। रात और गहरी होती जा रही थी। ठंडी हवा दुकान के बाहर सनसनाती थी। कई दिन बाद एक रात में सो रहा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक। कौन है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा। मैंने सोचा नजरअंदाज कर दूं, लेकिन खिड़की खुली थी, और जब मैं बंद करने गया, बाहर नाथू खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे कभी मेरे साथ चाय पीता था। चाचा की सांस अटक गई थी। गांव के पुराने लोग भी चुप हो गए। ठंड और बढ़ गई थी, और कहानी अभी शुरू ही हुई थी। बिशन चाचा की बात सुनकर मोहन भैया की दुकान पर सबके चेहरे पीले पड़ गए। आग की लौ भी हिलने लगी थी। ठंड अब हड्डियों तक उतर चुकी थी। कन्हैया और सुंदर चुपचाप बैठे थे, सांसें भी थम सी गई थीं। उस रात खिड़की के बाहर नाथू को देखकर मेरी जान निकल गई थी बेटा। मैंने खिड़की बंद की और अंदर भाग आया। पूरी रात आंख नहीं लगी। सुबह होते ही मैं घर से बाहर निकला। पैर खुद ब खुद गांव के चौराहे की तरफ बढ़ गए। वहां भीड़ जमा थी। लोग रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे। बिशन चाचा भीड़ के पास पहुंचे तो देखा लक्ष्मण काका का शव पड़ा था। पूरा सर धड़ से अलग, चेहरा इतना विकृत कि पहचानना मुश्किल था। हमारे ही दफ्तर में काम करते थे वो। मैंने सोचा, रात को मेरे घर पर दस्तक हुई थी, क्या ये सब जुड़ा हुआ है? डर मेरे अंदर घर कर गया था। चाचा, फिर आपने क्या किया? मैंने फैसला किया कि अब चुप नहीं बैठ सकता।
उसी शाम मैं गांव के बाहर पंडित रामकिशन के पास चला गया। ठंडी हवा में अकेले पैदल जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उनके छोटे से झोपड़े तक पहुंचा। बिशन चाचा झोपड़े के बाहर बैठ गए। पंडित रामकिशन ने उनकी आंखों में देखा, लंबी चुप्पी। पंडित जी, पिछले कई रातों से मेरे साथ अजीब चीजें हो रही हैं। दरवाजे पर दस्तक, खिड़की पर मेरा मृत दोस्त नाथू, और कल रात जंगल की तरफ से लाल लाल आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे कोई मुझे निगल जाना चाहता हो। गांव में लक्ष्मण काका की भी मौत हो गई, बहुत बेरहमी से। मैं डर गया हूं पंडित जी। बेटा, आंखें बंद करो। थोड़ी देर चुप्पी, हवा की सनसनी। क्या किसी करीबी की मौत हुई है हाल में? हां, मेरा दोस्त नाथू कार एक्सीडेंट में। वही आत्मा तुम्हें पुकार रही है। वो शांति चाहती है, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी है। पुराना गांव का अभिशाप या तुम्हारे खानदान का कोई दोष। एक पवित्र आत्मा है नाथू की, लेकिन एक बुरी शक्ति भी तुम्हारे आसपास मंडरा रही है। पंडित जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ये कलवा ले जाओ, अपने घर के चारों कोनों में बांध दो और नाथू की अस्थियों को किसी पवित्र नदी में बहा दो। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन याद रखना बेटा, बुरी शक्ति इतनी आसानी से नहीं मानेगी। वो अब सीधे तुम्हारे पीछे पड़ सकती है। मैंने वैसा ही किया। कलवे बांधे, अस्थियां नदी में प्रवाहित की। कुछ रातें शांत रहीं। दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। नाथू की आत्मा को शांति मिल गई लग रही थी। लेकिन चौथी रात फिर वही दस्तक, इस बार और तेज और जोरदार। मैं उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर झांका तो नाथू नहीं था। कुछ और था। जंगल की तरफ से निकल कर आ रहा था। लाल आंखें, काली परछाई। और ये बार वो नाथू जैसा नहीं था। वो कुछ बहुत पुराना, बहुत भयानक था, जैसे भैरवपुर के पुराने अभिशाप ने जाग गया हो। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन पता था अब ये मेरे पीछे है। दोस्तों, क्या था वो? क्या बिशन चाचा बच पाए, या भैरवपुर का वो पुराना अभिशाप लौट आया था, जिसने नाथू की आत्मा को भी इस्तेमाल कर लिया? चाचा, आगे क्या हुआ? अब ये कहानी कल सुनाऊंगा। आज दुकान बंद करने का समय हो गया है। घर चलो बेटा, रात बहुत गहरी हो गई है। ठंडी हवा अभी भी सनसना रही थी और सबके मन में एक सवाल, क्या यह कहानी सच में खत्म हो पाएगी? अगली शाम भैरवपुर का सूरज ढल चुका था। ठंड अब हवा में चुभ रही थी। मोहन भैया की दुकान पर आग की लौ फिर जल रही थी। कन्हैया और सुंदर जल्दी जल्दी काम निपटाकर दौड़ते हुए पहुंच गए। बिशन चाचा पहले से वहां बैठे थे, चेहरा पी, आंखें थकी हुई। सब चुपचाप बैठ गए। चाचा, कल वाली रात के बाद तो नींद ही नहीं आई। वो लाल आंखें, वो परछाई, आगे क्या हुआ बताइए ना, हम सब यहां हैं। हाँ चाचा, पूरी रात हम सोचते रहे, आप अकेले कैसे सामना किया उस चीज का। बेटा, पंडित जी के बताए अनुसार मैंने सब किया। घर के चारों तरफ रक्षा की, नाथू की अस्थियों को नदी में बहाया। 2-3 रातें शांत रहीं। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन चौथी रात ठंडी हवा ने दुकान के बाहर सनसनाना शुरू कर दिया। आग की लौ हिलने लगी। फिर वही दस्तक, लेकिन इस बार दरवाजा हिल रहा था। मैं उठा, पैर कांप रहे थे।
धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर झांका, अंधेरा। जंगल से वो साया निकल रहा था, लाल आंखें, खून से सनी। और ये बार वो नाथू का चेहरा था, लेकिन नाथू जैसा नहीं, जैसे कोई पुराना अभिशाप उसमें घुस गया हो। बिशन चाचा ने आंखें बंद की। यादें जैसे तूफान बन गई। मैंने चीखा, नाथू, तू क्यों आया है? मैंने तो तेरी आत्मा को शांति दी। तब वो साया बोला। हवा में उसकी आवाज गूंजी। बिशन, मैं शांति नहीं मांग रहा, मैं चेतावनी दे रहा था। मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। गांव के पुराने अभिशाप ने मुझे पकड़ लिया था। वो शक्ति जो भैरवपुर के हर परिवार में छिपी है। तू मेरा दोस्त था, लेकिन मैंने जब तुझे बताया कि मुझे कोई पीछा कर रहा है, तूने हंसकर टाल दिया था। अब वो शक्ति तुझे लेने आई है। मैंने सोचा मजाक है। माफ कर नाथू, माफ कर। तभी साया आगे बढ़ा बिशन चाचा के घर की तरफ, लेकिन इस बार अकेले नहीं थे। कन्हैया और सुंदर की आवाज दुकान पर गूंजी। चाचा, हम अकेले नहीं छोड़ेंगे आपको। भैरवपुर के लोग हैं, हम साथ खड़े होंगे। हाँ, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। नाथू की आत्मा को सच्ची मुक्ति देंगे और गांव के इस अभिशाप को खत्म करेंगे। बिशन चाचा घर की तरफ चल पड़े। ठंडी हवा में तीनों साथ साथ। जंगल से साया निकला, लेकिन इस बार बिशन चाचा रुके नहीं। उन्होंने आंखें बंद की और पुरानी भक्ति गीत गाने लगे। पूरा गांव जाग गया। दूर दूर से आवाजें आने लगी। सब मिलकर गा रहे थे। धन्यवाद दोस्त, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, गांव के हर भेद को साथ मिलकर ही खत्म करना। साया धीरे धीरे गायब हो गया। लाल आंखें बुझ गईं। ठंडी हवा भी शांत हो गई। बिशन चाचा रो पड़े, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, मुक्ति के थे। नाथू की आत्मा को सच्ची शांति मिल गई और भैरवपुर का वो पुराना अभिशाप हमेशा के लिए सो गया। बेटा, ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, ये दोस्ती की, गांव की एकता की कहानी है। कभी किसी की बात को हंसकर मत टालना। चाचा, आपने हमें सिखा दिया। अब हम कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे किसी को। दोस्तों, भैरवपुर की ये सर्द रात की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन याद रखना, असली डर कभी बाहर नहीं, हमारे अंदर के अनजाने भेदों में होता है। अगर कहानी दिल को छू गई तो बस एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली सर्द शाम एक नई कहानी के साथ। तब तक घर में भक्ति गाना चलाकर सो जाना। रात शुभ हो। भैरवपुर वाले।